नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी यानी आई विटनेस। आई विटनेस माने आंखों देखी। आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियां नहीं बनी हैं, लेकिन ये सरकार के लिए सिरदर्द है और ये मुद्दा उन लोगों के लिए भी सिरदर्द है जो कि बांग्ला बोलते हैं। गुजरात में पिछले दिनों आपको याद होगा कि बांग्ला बोलने वाले बहुत से लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, ये कहकर के ये एक बांग्लादेशी है। और ये मामला धीरे धीरे गुजरात से निकल करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आपको याद होगा पिछले 15 अगस्त का हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भाषण था। उन्होंने दिल्ली के लाल किले से घुसपैठियों की समस्या के बारे में बात कही थी। उन्होंने देश की डेमोग्राफी बदलने की भी बात कही थी। तो ये मुद्दा घूमता फिरता अब सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पीठ में पहुंच गया जहां की सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा है। ये मुद्दा दरअसल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोया माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली और के उसमें पहुंच गया है, पीठ में। इसमें दरअसल क्या है कि गुजरात में जो हुआ पिछले दिनों, जिस ढंग से बांग्ला बोलने वालों की धरपकड़ हुई, उसको लेकर के बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने एक याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। और याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील वही बने जो गरीबों के वकील हैं, प्रशांत भूषण जी। तो सरकार ने उसको इस याचिका पर अदालत में जब ये याचिका गई, नोटिस सरकार को जारी हुआ, तो सरकार ने इस पर बड़ी आपत्ति की। सॉलिसिटर जनरल हमारे जो हैं तुषार मेहता साहब ने इस याचिका का घोर आपत्ति की और उन्होंने कहा कि इस अदालत में जब पीड़ित ही नहीं है तो इस पर बात क्यों हो रही है। तो तुषार मेहता साहब की इस तर्क से जो हमारी पीठ है सर्वोच्च न्यायालय की, वो बहुत संतुष्ट नहीं दिखी और उसने कहा कि अगर पीड़ित समर्थ नहीं है तो उसकी ओर से जो प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, ऐसे लोगों को पीड़ितों की मदद करना चाहिए। अदालत ने सीधे सीधे जवाब मांगा तुषार मेहता साहब से सरकार की ओर से कि क्या सरकार ये जो अवैध प्रवासियों की समस्या है, इसे रोकने के लिए अमेरिका की तरह कोई दीवार बनाने जा रही क्या। आपको याद होगा अमेरिका ने मेक्सिको से जो घुसपैठ की समस्या है उसको लेकर के एक बड़ी दीवार तामीर कर दी है, जिस पर कांटेदार तार भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके वहाँ घुसपैठ की समस्या बंद नहीं हो रही है। और भारत में तो स्थिति भिन्न है। भारत में बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, यहाँ से सीमा के रास्ते घुसपैठ बहुत आसान हो सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ के घुसपैठियों में और अमेरिका के घुसपैठियों में अंतर है। ये बांग्लादेश का घुसपैठिया है वो भी बांग्लादेशी बोलता है, और जो हमारे यहाँ भारत में बंगाल है वहाँ का जो रहवासी है वो भी बांग्ला बोलता है। तो अगर पुलिस बांग्ला बोलने के आधार पर किसी को घुसपैठिया मान के उसको हिरासत में ले लेती है तो उसके मानवाधिकारों का हनन होता है। और यही मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो अब इस सवाल का जवाब तो तुषार मेहता साहब के पास था नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सरकार ऐसी कोई दीवार नहीं बना रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जो घुसपैठ है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे डेमोग्राफी को भी खतरा है, इससे भारत के जो संसाधन हैं उस पर भी तमाम संकट पैदा हो रहे हैं। यानी उन्होंने वही बात कही जो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। लेकिन माननीय अदालत ने ये कह कर के कि क्या आप अमेरिका जैसी दीवार बना रहे हैं, सरकार के इन आशंकाओं को और इन तमाम सारी कोशिशों को एक तरह से खारिज कर दिया है। माननीय अदालत ने कहा है कि आप सबसे पहले तो जो आपकी एसओपी है, यानी मानक संचालन प्रक्रिया है अवैध प्रवासियों को बाहर भेजने की, उसको रखिए।
माननीय अदालत ने गुजरात को सरकार को भी इसमें पक्षकार बनाया कि आप भी आइए बताइए कि ये जो बांग्लादेशी बोलने वाले केबल हैं तो क्या ये ज़बरदस्ती घुसपैठी मान लिए जाएं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अदालत में भी सरकार की ओर से पॉलिटिकल बातें कर दी जाती हैं। सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो इसी मुद्दे पर फल फूल रही हैं, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर फल फूल रही हैं। अब अदालत में आप कानूनी पक्ष रखें तब तो ठीक है, लेकिन आप पॉलिटिकल एजेंडे के साथ और सरकार के सॉलिसिटर जनरल बनकर पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है और थोड़ी लज्जाजनक भी है। अदालत में बातें तर्कों पर होनी चाहिए, साक्ष्यों पर होनी चाहिए। और सरकार जो हमारा गुजरात का बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड है उसकी याचिका की मुखालफत किस आधार पर कर रहा है ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो पिछले दिनों में आप देखें कि सरकार के बीच में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तरह से टकराव की नौबत आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट को घेरने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि सरकार केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि डबल इंजन से चलने वाली तमाम सरकारें सुप्रीम कोर्ट को घेरने के लिए लगी हैं, अपने संसाधन लगा रही हैं, अपने पैसे खर्च करके महंगे से महंगे वकील खड़े कर रही हैं। अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला तो आपको याद ही होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मामले में राज्यपालों और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्रों को लेकर के या वो कितने समय तक विधेयकों को अपने यहाँ रोक सकते हैं, इसको लेकर के संविधान पीठ में बहस चल रही है। और उसमें अकेले केंद्र सरकार पक्षकार नहीं है, उसमें भाजपा शासित 8 राज्यों ने अपने संसाधन झोंक दिए हैं। एनी हाउ किसी भी कीमत पर सरकार जीतना चाहती है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, दक्षिण के एक राज्य का था, कि कोई भी राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए बिना कारण बताए उसको रोक नहीं सकता, उस पर कुंडली मार के बैठ नहीं सकता। तो उसके जवाब में क्या हुआ आपको सारा किस्सा याद है। हमारे राष्ट्रपति ने 14 सवाल लिख करके सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से गाइडलाइन में वो परामर्श मांग दिया। परामर्श क्या मांग दिया, उसको उलझाने की कोशिश की। और जो हमारे पुराने पूर्व उपराष्ट्रपति थे जो अब नहीं हैं, कहीं अज्ञातवास में हैं, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर के संविधान के तमाम अनुच्छेद गिना दिए कि नहीं नहीं ये सब कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये तो हमारे विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, ये हमारे राज्यपालों का अधिकार क्षेत्र है। और इसके पहले निशिकांत दुबे आपको याद ही होंगे। निशिकांत दुबे माननीय सुप्रीम कोर्ट को के पुराने तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनको देश के भीतर होने वाली तमाम सारी समस्याओं की जड़ बता चुके हैं। गृह युद्ध जो तमाम तरह के चल रहे हैं उनकी जड़ बता चुके हैं। तो इस तरह से टकराव बढ़ते बढ़ते अब अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर आकर के ठहर गया है। और आप देखिए बड़ा संयोग देखिए, जैसे अमेरिका में की एक निचली अदालत ने, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है अवैध प्रवासियों का, अमेरिका की एक निचली अदालत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है, जो अवैध प्रवासियों का मामला है, इन सबको गैर कानूनी करार दे दिया है और स्टे भी नहीं किया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब आपको सुप्रीम ऊपर जाना है जाइए, लेकिन हमारा फैसला तो स्टे नहीं होगा, आप जाइए ऊपर। तो अब ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट अगर देश का, किसी भी देश का, सरकार को गलत रास्ते पर जाने से रोके और सरकार उसको अन्यथा ले ले तो टकराव की स्थितियां बनती हैं। जो हालात अमेरिका में अदालत और सरकार के बीच में बन रहे हैं, वही हालात हिंदुस्तान में, भारत में भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच बनते जा रहे हैं। रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं ये तय करना है आप लोगों को, कानून ये तय नहीं कर सकता। लेकिन कानून अपने ढंग से काम कर रहा है। बिहार में SIR के मुद्दे पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
जिस ढंग से हस्तक्षेप किया है, जिस ढंग से केंद्रीय चुनाव आयोग की मुश्कें बांधी हैं, हालांकि उसने कोई स्पष्ट फैसला नहीं दिया, लगातार निर्देश दिया कि आप ये कागज़ स्वीकार करो, ये कागज़ स्वीकार करो, मतदाता सूची को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करो, और जो मतदान केंद्र तक हैं उनकी सूचना भेजो, वगैरह वगैरह। तो इससे एसआईआर पर भी ब्रेक एक तरह से लग गया। और जो गुजरात में बांग्लादेशी, कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी का मामला था, उस पर भी एक तरह से ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगते ही जा रहे हैं। इसके पहले आपको मालूम हो कि सरकार ने बड़े धूम धड़ाके के साथ वक्फ बोर्ड कानून बनाया, जेपीसी को भेजा, जेपीसी में बोतलें फेंकी, सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। सरकार ने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लंबी सुनवाई हुई, तो उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ऐसे ही अब आप देखें, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को लेकर भी इसी तरह का टकराव अदालत और माननीय हमारी संसद और सरकार के बीच में होने की आशंका बन गई है। क्योंकि ये जो मामला है 130वें संशोधन विधेयक का, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि चाहे छोटा जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो 30 दिन पुलिस हिरासत में रहता है तो वो पद से अपने से हट जाएगा, हटा दिया मान दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसको लोग जन विरोधी कानून मान रहे हैं, और इस पर हमारे देश की संसद में बहस भी नहीं हुई है। मानसून सत्र के आखिरी दिन ये प्रस्ताव अचानक लाया गया, कार्यसूची में पहले से था नहीं, और हंगामे के बीच मेजर थपथपा करके इसको पारित करार मान लिया गया। और उसके बाद इस एहतियात ये बरती कि चलो जेपीसी को दे देते हैं। और जेपीसी की क्या हैसियत है, ये आपने वक्फ बोर्ड कानून के मुद्दे पर देख ही ली। तो अब टकराव चौतरफा है, संसद अदालत से टकरा रही है, अदालत सरकार से टकरा रही है, और जनता जो है वो बेचारी बीच में पिस रही है। अब मुझे लगता है कि ये जो हमारा सत्ता पक्ष है, जो ये किसी भी हद तक जा सकता है। ये पुराने सीजीआई को, तमाम सारे अंदरूनी कलह देश में जो चल रहे हैं उनके लिए अगर जिम्मेदार ठहरा सकता है, तो आने वाले दिनों में जो संविधान पीठ है, जिसमें हमारे सीजीआई जस्टिस BR बागची भी, गवई भी शामिल हैं, और उनको, और इस मुद्दे पर, अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस जोया माल्या बागची हैं, जस्टिस विपुल M पंचोली हैं, इन सबको भी देशद्रोही बता दे तो हैरान मत होइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठे जो लोग हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई सीमा नहीं है शिष्टाचार की। वो किसी के बारे में कुछ कह सकते हैं। वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कुछ कह सकते हैं, वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता के बारे में कुछ कह सकते हैं। वो अगर गालियां दें तो वो शुभ होती हैं, और उन्हीं के लोग विपक्ष के मंच पर जाकर के प्रधानमंत्री की माँ के नाम से अगर कोई अपशब्द कहते हैं तो उसको लोग के हंगामा खड़ा हो जाता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अवैध प्रवासियों के मामले में सरकार कोर्ट में कितने देर ठहर पाती है अपने तर्कों के आधार पर, क्योंकि सरकार के जो तर्क हैं वो किसी के गले उतर नहीं रहे, आम जनता के भी नहीं उतरते हैं, और अदालत के गले भी नहीं उतर रहे हैं। तभी तो अदालत ने पूछा है, क्या आप अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिका की तरह कोई दीवार खड़ी करना चाहते हैं? और सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, अभी दीवार तो हम खड़ी नहीं करेंगे। अब दीवार खड़ी नहीं करेंगे तो अवैध घुसपैठ कैसे रोकेंगे? और आप जो डेमोग्राफी बदलने की बार बार बात करते हैं, और उसका इशारा सीधे सीधे अल्पसंख्यकों की ओर होता है, मुसलमानों की ओर होता है, ये भी बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि इधर आपका RSS कहता है कि नहीं, इस्लाम तो इस हिंदुस्तान में हमेशा रहेगा, तो हमें तो साथ साथ मिलकर रहना चाहिए। तो सरकार की क्या मंशा है, संघ की क्या मंशा है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा, और ये स्पष्ट कौन करेगा, ये माननीय अदालत के अलावा और कोई शायद कर नहीं सकता। लेकिन माननीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में भी जिस ढंग से लगातार मदाखलत की जा रही है, उसे देखकर मुझे लगता है कि आने वाले दिन
हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए और संक्रमणकारी होंगे, और ज़्यादा कठिन होंगे, और ज़्यादा पेचीदा होंगे, क्योंकि सरकार और अदालत के बीच का जो सौजन्य है, जो पहले की सरकारों में था, टकराव पहले भी जब तक थोड़े बहुत हुए, लेकिन हदें किसी ने नहीं तोड़ी, और अब हदें टूटती दिखाई दे रही हैं। सरकार अदालत में भी कानून की बात नहीं कर रही, पॉलिटिकल बात कर रही है। अवैध प्रवासियों के मामले में भी इशारों इशारों में हमारे जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, तुषार मेहता साहब, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार को निशाना बनाया कि बहुत सी सरकारें देश में इसी मुद्दे पर फल फूल रही हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? राजनीति में कोई तो सीमा होनी चाहिए, और अगर ये सीमा नहीं होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इस विषय पर आप लोग भी चिंतन कीजिए और बताइए कि क्या हो सकता है, अदालत का फैसला क्या हो सकता है। अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है, सुनवाई चल रही है। प्रशांत भूषण साहब पीड़ितों की ओर से लगे हुए हैं, सरकार की ओर से तुषार मेहता साहब लगे हुए हैं, और 3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वो इस अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सुनवाई कर रहे हैं। तो हमें और आपको सबको लगातार इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। आज के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए चक्षुदर्शी। पसंद आए तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। इन दिनों दरअसल क्या है कि मेरा जो व्हाट्सएप है, जिसके ज़रिए मैं आप और मित्रों को इस तरह के वीडियोस के बारे में सूचना देता था, वो बंद कर दिया है मेटा ने। पता नहीं क्या वजह है, मुझे तो समझ में आया नहीं। शायद ये हो सकता है कि बल्क में मैसेजेस जाने से वो नाराज़ हो। तो बहरहाल आप इसको देखते रहिए यूट्यूब पर, और लोगों को दिखाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।